वेलकम टू एडू जेंट्रम। और आज केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर जो है वो हम करने वाले हैं। टॉपिक रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर जो है वो हमने कर लिया था, ये सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दीज आर एटम मॉलिक्यूल आयन कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं? वे एटम या मॉलिक्यूल जो कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जैसे O-2, Fe, Ne, Na+2 या फिर Mg+2। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देख लो। when a helium atom loses 2 electron, it becomes a positively charged helium ion, that is He-2 is equal to He++। ठीक है, तो देखते हैं। द डबली पॉजिटिव चार्ज हीलियम प्लस प्लस इज कॉल्ड द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अगर हीलियम एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो वो अल्फा पार्टिकल कहलाने लग जाता है। ठीक है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या है? अकॉर्डिंग टू J.J. थॉमसन, एन एटम इज ट्रीटेड एज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, J.J. थॉमसन ने क्या बोला था कि एक एटम जो है उसकी स्फीयर रेडियस रहती है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इन विच पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल होते हैं ना वो यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड थ्रू देम। ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज जो एटम रहते हैं वो उनके साथ में ही जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम किसने दिया था? तो J.J. थॉमसन ने दिया। ठीक है, या फिर वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। अब देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम क्या कहता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया था कि एक गोल्ड का एक थिन लेयर बनाया था और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बारिश की थी, एटम्स की बारिश की थी। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड प्रपोज अ मॉडल ऑफ एटम विच इज़ नॉन एज द न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इन्होंने न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एन एटम कंसिस्ट ऑफ हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है वो न्यूक्लियस कहा जाता है। ऑलमोस्ट होल मास ऑफ एन एटम इज कंट्रीब्यूटेड बाय दीज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इन्हीं न्यूक्लियॉन्स की वजह से एटम का पूरा मास होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस कितनी होती है? 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ एन एटम 10⁻5 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, आप देखते हैं वॉल्यूम ऑफ एन एटम 10⁻15 टाइम हैवियर देन द वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस। ठीक है, एटम जो है वो न्यूक्लियस से 10⁻15 टाइम्स ज़्यादा भारी होता है और उसकी जो रेडियस होती है वो 10⁵ टाइम्स ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लोज ऑर्बिट विद द हाई स्पीड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं हाई स्पीड के साथ। दिस मॉडल इज सिमिलर टू द सोलर सिस्टम। ठीक है, ये सिमिलर सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही है ये मॉडल। द न्यूक्लियस रिप्रेजेंटिंग द सन एंड द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एज अ प्लैनेट। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो सन को रिप्रेजेंट करता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्लैनेट को। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स आर देयरफॉर जनरली रेफर्ड एज अ प्लानिटरी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? प्लानिटरी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल जो बरसाए थे उसकी वजह से प्रोटॉन के बारे में पता चला था। पॉजिटिवली चार्ज अकर न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज जो है वो सेंटर, इसके बारे में पता चला था। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक। अब देखते हैं नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। In 1856, James Clerk Maxwell stated that light, X-ray, gamma ray, and heat, etc., emit through continuously into form of radiation or waves, and energy is called the radiant energy. ठीक है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या बोला था कि कोई भी लाइट रहती है उससे एक्सरे, गामा रे और हीट रे जो है वो एमिट होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? रेडिएंट एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, these waves are associated with the electric as well as magnetic field and are therefore known as the electromagnetic waves. ठीक है, इन वेव्स को ही मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर रेडिएशंस भी बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और थ्रू इज कॉल्ड द वेवलेंथ। ठीक है, जैसे इसमें लैम्डा से शो किया है
टॉप पोजीशन से टॉप पोजीशन की दूरी जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। एसआई यूनिट क्या है, इसकी मीटर है, और सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। ठीक है, एक एंगस्ट्रम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक माइक्रोन जो है 10⁻⁻6 माइक्रोन होता है, और एक नैनोमीटर 10⁻⁻9, एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, दैट इज डिनोटेड बाय नू। ठीक है, कोई भी जैसे कि मान लीजिए कि ये एक डोर है। ठीक है, इस डोर से हर 1 मिनट के अंदर 5 पर्सन्स जो है वो पास होते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्सन्स क्या रहेगी, 5 रहेगी। तो बस यही वाली चीज़ है कि कोई भी वेव जो है वो एक पॉइंट से कितनी बार पास हो रही है, उसको उसकी क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, नो से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, साइकिल पर सेकंड, या सेकंड और या फिर हर्ट्ज रहेगी। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड। ठीक है, वेव नंबर क्या होगा, द नंबर ऑफ वेवलेंथ विच कैन बी अकोमोडेटेड इन 1 सेंटीमीटर लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लंबी जो वेवलेंथ होती है उससे जो अकोमोडेटेड रहेगी वो क्या कहलाएगी, वेव नंबर कहलाएगी। इट इज़ डिनोटेड बाय द नू बार। ठीक है, इसको बार से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट क्या रहती है, 1 अपॉन में मीटर। सीजीएस यूनिट क्या रहती है, 1 अपॉन में सेंटीमीटर। ठीक है, वेव नंबर क्या होगा, 1 अपॉन में वेवलेंथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेव नंबर। द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट c एंड फ्रीक्वेंसी v एंड द वेवलेंथ, इसके बीच का क्या है, तो c इज इक्वल टू ये क्या है, नू लैम्डा। ठीक है, और जहाँ पे स्पीड सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, या फिर 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस डिफर विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ ऑफ और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अलग अलग जो है वो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से डिनोट होती है। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंक्रीजेज इनटू द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, वेवलेंथ जो है वो फॉलोइंग ऑर्डर में रहती है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है रेडियो वेव्स की होती है, और फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, और इसके बाद में विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, एंड देन आफ्टर कॉस्मिक रेज। ठीक है, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है। ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, प्लैंक ने जो है वो रेडिएशंस के लिए क्वांटम थ्योरी दी थी, उसको देख लेते हैं। इन 1900 मैक्स प्लैंक पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी विच इज़ नॉन एज द प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ये जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ का, ये याद कर लेना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, तो इनको आप शो करो। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग है ना, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रेडिएंट एनर्जी, तो इन्होंने देखो विबग्योर से जो है इसका बता रखा है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और नू जितना ज़्यादा होगा उतनी ही कम वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, और रेडियो वेव की होती है, उसके बाद में माइक्रोवेव की होती है, इस तरह से कॉस्मिक रेज तक। और ये विबग्योर जो है वो कलर कोडिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो शो होते हैं कलर अपने को। ठीक है, फिर देखते हैं जीमान इफेक्ट। व्हेन स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन फ्रॉम एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड प्लेस्ड इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी एटॉमिक स्पेक्ट्रा से कोई स्पेक्ट्रल लाइन लेते हो, उसको एटॉमिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप प्लेस कर देते हो, दे आर स्प्लिटेड इनटू द नंबर ऑफ फाइन लाइंस। ठीक है, तो वो जो है लाइट वो अपने आप में स्प्लिट हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं हम, कि कोई भी जो आपका ये ग्लास होता है उसके अंदर जब लाइट पास होती है तो आपको सॉरी प्रिज्म जो होता है उसमें से अगर आप वाइट लाइट जो है उसको पास करते हो तो वो अलग अलग 7 डिफरेंट लाइट फॉर्म्स में शो होने लग जाते हैं, सभी कलर अलग अलग हो। इसी तरह से जो वेव्स होती है, स्पेक्ट्रल लाइंस, वो शो होती है जब मैग्नेटिक फील्ड से आप इसको पास करवाते हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीमान इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, व्हेन स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन फ्रॉम एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज प्लेस्ड इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जीमान के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ना। दे आर स्प्लिटेड इनटू द नंबर ऑफ फाइन लाइंस एंड दिस इज कॉल्ड द स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट कहते हैं।
अब ये कुछ बॉक्स है, इसको याद रख लेना, बहुत सही चीज़ है। और थॉमसन के मॉडल को क्या बोला जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल बोला जाता है या फिर वाटरमेलन मॉडल बोला जाता है। रदरफोर्ड के मॉडल को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर थ्योरी बोला जाता है। बोर मॉडल को क्या बोला जाता है? कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। प्लांक की क्वांटम थ्योरी जो है वो किस पे डिपेंड है? फोटोन एंड क्वांटा पे डिपेंड है। सोमर्स फील्ड मॉडल जो है वो क्या है? ऑर्बिटल के बारे में है कि इलेप्टिकल और स्फेरिकल होती है ना। डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है? ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करती है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंट कैन नॉट बी डिटर्मिन साइमल्टेनियसली, ठीक है। मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन को साइमल्टेनियसली आप डिटर्मिन नहीं कर सकते हो। श्रोडिंगर वेवलेंथ इक्वेशन क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को शो करता है। अब आगे देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। When radiations with a certain minimum frequency strike the surface of a metal, the electrons are ejected from surface of metal. This phenomena is called the photoelectric effect, ठीक है। And the electrons emitted are called photoelectrons, ठीक है। ये कुछ नहीं कह रहा है, बहुत वैसे तो बहुत टफ है, बट मैं सिंपल अगर आपको लैंग्वेज में समझाऊँ तो मान लीजिए कि ये कोई मेटल सरफेस है, ठीक है। यहाँ से कोई सनलाइट आई, ठीक है, और इससे टकरा के और ये वापस टर्न हो गई और कुछ जो है वो इसने ऑब्जर्व कर ली, ठीक है। अब मेटल सनलाइट का आपको पता है कि फोटोन से मिलके बनी हुई होती है, तो ये चार्ज पार्टिकल होती है। तो जैसे ही ये आके इससे टकराती है ना, तो जो मेटल सरफेस है इससे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, इतना सा ही अपने को ध्यान रखना है। बस ध्यान रखना कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होता है मेटल सरफेस से, ना कि वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। क्वांटम नंबर क्या कहता है? द सेट ऑफ 4 इंटीजर्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली इन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर, ठीक है। किसी भी इंटीजर से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के सेट को शो करना क्या बोलेगा? क्वांटम नंबर बोलेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? इट डिस्क्राइब द शेप, साइज एंड एनर्जी ऑफ द शेल and in which it belong. It is denoted by n, where is n is equal to 1 2 3 4 and till the infinity, ठीक है। ये आपको बॉक्स में दिख रहा होगा। वैल्यू ऑफ एन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। डेजिग्नेटेड सेल क्या है? तो KLMNOPQ, ठीक है। इसको मैं सिंपल वर्ड्स में जैसे समझाऊँ तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, कोई भी जो एटम होता है, ठीक है, ये उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से आएंगे उसको फिल करने का एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब मान लीजिए कि जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही एटम आता है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल जो है वो फिल होगा, ठीक है, 1s1, ठीक है। और इसी तरह से मान लीजिए अगर हीलियम है, तो हीलियम के अंदर जो है वो 2 होंगे, तो 1s2, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से KLMNOP सेल बना रखें। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है? इट डिटर्मिन द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड नंबर ऑफ सब शेल इनटू द शेल, ठीक है। इसको हम लोग किससे शो? इट लाइज बिटवीन द 0 to n, दैट इज L0 to n-1, ठीक है। तो वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 0 1 2 3 होती है। सब शेल क्या होते हैं? SPDF, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा दिमाग लगाने की अपने को ज़रूरत नहीं है, बस जो अपने काम की चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। प्लैंक कांस्टेंट हो गया, शायद बीच में अपन ने कुछ मिस कर दिया है ना। स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। व्हेन द वाइट लाइट इज़ अलाउड टू पास थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू द 7 कलर्स, ठीक है। जीमान इफेक्ट जो था वो इसी से जुड़ा हुआ था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटर्मिन, और ये ठीक है। इसके बाद में पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स एटम कैन बी आइडेंटिकल, ठीक है। कोई भी 4 क्वांटम नंबर्स के कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ह्यूंड का जो रूल है वो क्या कहता है? दिस रूल स्टेटेड द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल फर्स्ट टेक प्लेस सिंगली आफ्टर द पेयरिंग, ठीक है। तो ह्यूंड का जो नियम है वो सिंपल कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो तो सबसे पहले सभी में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद में सब में डबल डबल इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, ठीक है। जैसे P2 फिल कर रहे हो तो पहले एक बॉक्स में आएगा, फिर इसके अंदर आएगा 1s1 2s1, ठीक है। और फिर 1s1 2s1 3s1 इस तरह से करके, और फिर सेकंड वाला होगा, है ना।
ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑफबाउ इज अ जर्मन वर्ड मीनिंग बिल्डिंग अप, ठीक है। दिस प्रिंसिपल स्टेटेड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इनटू द वेरियस ऑर्बिटल इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है। जो है ऑफबाउ ने बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो फिल होते हैं, एंड ऑर्बिट ऑफ द लोवेस्ट एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट, ठीक है। लोवेस्ट एनर्जी का जो ऑर्बिट होगा वो सबसे पहले भरेगा। द सीक्वेंस ऑफ द ऑर्बिटल इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग देयर एनर्जीज, तो ये इसने सीक्वेंस पूरा बता रखा है, 1s 2s 2p 3p और 4s, इस तरह से करके f ऑर्बिटल तक 7 तक, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इज़ 2, ठीक है। किसी भी एक ऑर्बिट में, जैसे कि ये जो है ये ऑर्बिट है, जो ये बॉक्स डब्बे डब्बे से बने हुए हैं, तो इनके अंदर मैक्सिमम जो है एक में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। और फिर देखते हैं मैक्सिमम नंबर, और इसके बाद में देयर स्पिन इज़ न्यूट्रलाइज, ठीक है। और अगर ये भरे जाते हैं दोनों, तो जो इनकी स्पिन है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है ना, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में नहीं मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट इनटू डिफरेंट शेल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। जो इसको फिल करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कन्फिग्रेशन कहते हैं। और ये अलग अलग एटम्स की जो है वो कन्फिग्रेशन दी हुई है, जैसे 1s1, ठीक है, फिर 1s2, तो इनके जो है s के लिए सिर्फ 2 ही आ सकते हैं। फिर लिथियम के लिए जब ये 2 दोनों फिल हो गए तो इसके बाद में 2s1, ठीक है। तो 1s1 2s1 और 2s2, ठीक है, बेरिलियम के लिए, ठीक है। फिर बोरोन के लिए 1s1 1s2 2s2 एंड 2p1। तो ये इस तरह से आप एक बार इनके देख लेना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या क्या है। और इसके साथ ही जो अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हो सकता है आज आपको शाम तक मिल जाएगा, नहीं तो कल सुबह मिलेगा। और आप पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है वो अब और करीब आ गए हैं, और जो हमारे वीक पोर्शंस हैं उनको रिवाइज़ कीजिए। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ लगाई है तो उसको कीजिए, प्लस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर ज़रूर से ध्यान दीजिए, है ना। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होते हैं कि वो बोनस के होते हैं, अगर आप करके गए हैं और अगर आपको पेपर में दिखाई दे रहा है तो आप आंख बंद करके भी उसका राइट आंसर टिक कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करके गए हैं तो फिर वो आपके नंबर जो है वो ख़त्म कर सकता है ना। तो इसलिए गुड लक, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और लेक्चर को शेयर कीजिए, है ना। थैंक यू।